बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खुर्रम मुमताज़। आज हम जो अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, किसने इस लॉ को दिया, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ये पूरा हॉल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में मस्त पूछ लेता है। तो इसमें से पेपर की परसेंटेज में इसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर होता है। मतलब यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है इस टॉपिक के अंदर से, या इसको होल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक ज़रा आपने फुली कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ मैथ सेक्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने देखना ये है, इसकी डेफिनेशन हम इसको देखेंगे कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बेसिकली इसकी स्टेटमेंट है क्या। दो साइंटिस्ट थे, एक था गोल्डबर्ग और एक था वेग। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, 1869 के अंदर ये लॉ पेश किया, प्रपोज किया। ठीक है, और ये लॉ जो है वो रिएक्शंस के मुतालिक जितने भी सिस्टम के अंदर रिएक्शंस वकू पजीर हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस में दो तरह के फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों चल रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को भी पहुंचते हैं। उनके अंदर होने वाले जो वाक़यात होते हैं, जो कंसंट्रेशंस होती हैं रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो डिस्कस की जाएंगी। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल 1869 के अंदर गोल्डबर्ग एंड वेग ने जो है ना प्रपोज किया। ये दो साइंटिस्ट थे जो है वो काम कर रहे थे इन चीज़ों के ऊपर, और एट लास्ट उन्होंने जो क्या किया कि 1869 में लॉ जो है वो प्रपोज कर दिया। अब ये लॉ बेसिकली है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है क्या, बेसिकली ये रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ के रिएक्शन का जो रेट है, रेट कहते हो स्पीड को, एक टाइम के साथ स्पीड, कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है कितने टाइम में। अगर वो थोड़े टाइम में ज़्यादा उसने प्रोडक्ट्स बना दिए हैं तो इसका मतलब ये है रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा तेज़ है। अच्छा, और अगर उसने ज़्यादा टाइम में प्रोडक्ट्स कम बनाए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है। तो किसी भी चीज़ का जो रेट होता है रिएक्शन का, बेसिकली जो रिएक्शन का रेट होता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप थोड़ी सी यहाँ पर ये जो बात है वो इंतहाई काबिल गौर है और सुनने वाली और समझने वाली भी है कि किसी भी चीज़ का जो रेट करने का रिएक्ट है वो उसके एक्टिव मास के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास कहते हैं उसका बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी कह सकते हो। मैं इसको एक दो एग्जाम्पलें आपको एक दो एग्जाम्पलें दे के ये सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक्टिव मास का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन से क्या ताल्लुक़ है कि एक्टिव मास अगर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता है, एक्टिव मास कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता है। ये इस चीज़ को हमने साबित करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो इस साइन, ये जो साइन है ये इस चीज़ को शो करता है कि जब आपके पास एक्टिव मास किसी चीज़ का ज़्यादा होगा देन क्या होगा कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन किसी चीज़ का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जो हमारी क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, ग्रीन शर्ट, ठीक है, उसके टोटल जो है वो 11 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 11 खिलाड़ी जो है वो मैदान के अंदर खेल रहे होते हैं। और अगर जो है वो T20 मैच होता है तो जो या 50 जो पूरा वनडे मैच होता है, वनडे मैच के अंदर क्या होता है कि 11 जो क्रिकेटर्स हैं वो उसमें ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, प्लेयर वहाँ पे खेल रहे होते हैं। अच्छा, तो वनडे मैच के अंदर 50 ओवर्स में जो 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, 350 कर लेते हैं, 400 तक भी अचीवमेंट हो जाती है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, 11 जो प्लेयर्स हैं वो 50 ओवर्स में वो 300, आप एक नॉर्मल में आपको हम तस्वर कर लेते हैं कि 300 उन्होंने स्कोर करने, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 10 विकेट्स की बजाय मैं 15 विकेट्स कर दूं, मतलब कि मैं 11 खिलाड़ियों की बजाय जो है वो मैं 16 खिलाड़ी कर दूं, मतलब उनके अंदर जो है 5 और ऐड कर दूं, 5 विकेट्स और ऐड कर दूं,
तो क्या ख्याल है, आपका क्या इमेजिन करेंगे कि अगर सारे खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्म करते जाएं तो क्या ख्याल है 50 ओवर्स में फिर भी क्या 300 स्कोर कर पाएंगे? हरगिज़ भी नहीं। अगर आप विकेट्स की तादाद बढ़ा देते हैं देन आपका स्कोर बढ़ के 300 से 400 तक चला जाएगा, 450 तक चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही मैंने प्लेयर्स की तादाद को बढ़ाया वैसे ही मेरे पास स्कोर की तादाद भी बढ़ गई। सेकंड एग्जांपल ये बेसिकली रिलेट करता है, जैसे ही एक चीज़ को बढ़ाया जाए दूसरी चीज़ भी साथ में बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ एक और है, हम लोग अक्सर घरों के अंदर सुबह सुबह शावर ले रहे होते हैं तो हमारा जो ऊपर टैंक होता है पानी का, हमारे घर की छत के टॉप पे ऊपर जो टैंक हमने रखा होता है, अगर उसके अंदर जो वाटर का मैस है या वाटर का जो लेवल है वो फुल है, अगर वो फुल भरा हुआ है तो फिर क्या होता है कि जो शावर के अंदर पानी बड़ा स्पीड के साथ आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास टैंकी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़ा हो, मैस उसका ज़्यादा हो, तो आपका शावर जो है वो स्पीड से चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वाटर लेवल डिक्रीज़ करता जाता है आपके जो शावर की जो स्पीड है, उसका जो प्रेशर है, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब है वाटर का जो मैस अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर जो है वो पानी के आने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो सेम ये जो दोनों एग्जांपल है मैंने आपको दी है, ये सारी पुट होती है हमारे लॉ ऑफ मैस सेक्शन के ऊपर कि अगर आप एक्टिव मैस को बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे लास्ट में हमने रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि मेरे पास था हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और इज इक्वल टू 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर मेरे पास जो है वो ये 100 थे तो रिएक्शन फ़र्ज़ करें स्पीड से चल रहा है 20 की स्पीड से चल रहा है रिएक्शन, तो अगर मैं इनकी क्वांटिटी को बढ़ा के जो है ना वो 200 कर दूँ तो डेफिनेटली रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और वो जो है वो 40 के करीब राउंड अबाउट जो पहुंच जाएगी। तो किसी चीज़ का मैस बढ़ा देने से, उसकी एक्टिव मैस, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देने से उसके रिएक्ट करने का रेट या उसकी जो भी उसने जिस प्रोसेस में ढलना है उसकी स्पीड उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। तो जब कोई चीज़ रिएक्ट करेगी उसके रिएक्शन का जो रेट होगा वो उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर इसी बात को अगर हम किसी रिएक्शन पे फॉलो करें तो स्टूडेंट्स रिएक्शन में क्या होगा, देखिए अब ये तो हमने एक जनरल बात की कि किसी चीज़ का जो रिएक्शन का रेट है वो हमारा एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जो रिएक्शन का रेट होता है स्टूडेंट्स, चूँकि रिएक्शन के अंदर और कोई एक्टिव मैस क्या होता है, सिर्फ उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, तो किसी रिएक्शन का रेट उस वक्त ज़्यादा होगा जब उसके अंदर रिएक्ट करने वाली जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाएंगी, जब उनका एक्टिव मैस ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिव स्पीशीज़, कि रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनका एक्टिव मैस लो और एक्टिव मैस लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट निकालो। तो एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज़ कह सकते हो, या रिएक्टेंट्स भी आप लोग इसको कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बार बार हमने इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमने एक्टिव मैस का डिस्कस किया कि एक्टिव मैस बेसिकली क्या होता है। एक्टिव मैस क्या है, ये बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब जहाँ पर भी हमने किसी चीज़ के एक्टिव मैस को जाहिर करना है आप उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो इसकी जो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मैस को, उस चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम लिख दें तो वह साबित होता है कि ये इसका एक्टिव मैस है। जैसे अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट A है और रिएक्टेंट B है तो इनका जो एक्टिव मैस बनेगा वो ब्रैकेट में अगर मैं लिख देता हूँ A और फिर मैं लिख देता हूँ B, तो ये इन दोनों का रिएक्टिव मैस हो गया, एक्टिव मैस हो गया। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को आप रिएक्टेंट्स में से किसी को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो ये उनका क्या बन जाएगा,
एक्टिव मास बन जाएगा। तो जिसका जो यूनिट है वो क्या है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब ये स्टूडेंट्स हमने अभी तक डिस्कस किया कि ये किसने प्रपोज किया, इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ी, और फिर हमने एक्टिव मास को देखा, फिर हमने एक्टिव मास के यूनिट्स को देखा, एंड देन फिर हमने क्या किया, उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा कि उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आओ स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से लॉ ऑफ मास सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो है वो ये डेफिनेशन जो है वो इस रिएक्शन पे देखते हैं लागू होती है कि नहीं होती। आओ ज़रा, मेरे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जिसमें एक रिएक्टेंट ए है, ये बी है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके मिलने से फॉरवर्ड रिएक्शन पहले चलता है और इनके मिलने से सी और डी बनता है। और दूसरी तरफ मेरे पास एक रिवर्स रिएक्शन है जिसके अंदर सी और स्टूडेंट्स डी जब दोनों आपस में मिलते हैं, इन दोनों के मिलने से आपके पास क्या बन जाता है, ए एंड बी बन जाता है। तो ये मेरे पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के ऊपर हमने इस स्टेटमेंट को लागू करना है। चूँकि हमने रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे। अब हमारे पास दो तरह का रिएक्शन है, एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर लेते हैं, फिर रिवर्स। अब देखिए ज़रा, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये डिपेंड करता है ए और बी पे। अगर ए और बी ज़्यादा मिकदार में होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो सी और डी की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगा, क्योंकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। हमने कहा था रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास स्टूडेंट्स उस वक्त बनता है जब आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज, मतलब रिएक्ट करने वाली चीज़ों के एक्टिव मास को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एक्टिव मास, पहले ए का एक एक्टिव मास, इसका प्रोडक्ट ले लें बी का एक्टिव मास। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू आता है और साथ में हम कांस्टेंट लेते हैं। चूँकि ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो ठीक है, इसको हम के एफ लिख लेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है। साथ में हम लिख देंगे ए एंड बी, ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है बराबर आ गया के एफ ए का प्रोडक्ट बी के साथ। स्टूडेंट्स इसको आप लोग जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिवर्स रिएक्शन में अगर हम बात करें तो सी और डी जो हैं ये सारे के सारे रिवर्स रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा सी एंड डी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेम इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया हमने यहाँ पे करना है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी को जब ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें लगाते हैं, एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो चूँकि ये रिवर्स रिएक्शन है तो के साथ मैं आर लिख दूंगा, के आर का मतलब है ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। ठीक है, लो जी, इसके साथ मैंने लिख देना है सी एंड डी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड से चल रहा होता है, फिर उसके अलावा रिवर्स रिएक्शन स्पीड से चल रहा होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों की कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाती हैं और उस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन का रेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ट्रिपल आर, ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी है। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या है, के एफ साथ में ए एंड बी बराबर है के आर सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ गई है के एफ ए एंड बी इज इक्वल टू के आर सी एंड डी। अब यहाँ पर क्या होगा, गौर करें स्टूडेंट्स कि ये आपके पास जो के आर है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सी एंड डी के साथ। ये के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड बन जाएगा, ये हो जाएगा के एफ ओवर के आर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम के आर को इधर ले आए हैं। अब इन दोनों जो स्पीशीज़ हैं इन दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो सी और डी के नीचे आ जाएंगी। बराबर है आपके पास स्टूडेंट सी एंड डी ओवर ए एंड बी। लो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। तो इन दोनों के एफ ओवर के आर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट की और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट की रेशो निकालें तो ये हमारे पास आता है के एफ ओवर के आर, ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स के सी के इक्वल। अब यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाट इज़ के सी। तो ये कांस्टेंट था फॉरवर्ड रिएक्शन का और ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का, लेकिन जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो उस वक्त भी एक कांस्टेंट निकलता है और उस कांस्टेंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो के सी है बेसिकली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो के एफ ओवर के आर बराबर आ जाएगा किसके, के सी के। तो यहाँ पे एक मैं अलग लाइन लगा लेता हूँ, ये बन जाएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स उसके सारे के सारे, ठीक है, ओवर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ए है एंड बी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने कहा कि दोनों चीज़ें जो इज इक्वल टू के सी, तो हम लिख देंगे के सी बराबर है सी डी इनकी मोलर कंसंट्रेशन, ए बी इनकी कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास के सी की वैल्यू आ गई, के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, ये रेशो है, कैसे, मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान में मोलर कंसंट्रेशन की बेसिकली क्या है, एक रेशो है जिसको आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हमने जो है वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिटेल से डिस्कस किया कि किस तरह से हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की, देन उसको डिफ़ाइन किया, उसकी स्टेटमेंट उसकी लिखी, एक्टिव मैथ्स को एक्सप्लेन किया कि एक्टिव मैथ्स क्या होती है, और फिर एक रिएक्शन की मदद से हमने डेफिनेशन को लागू किया किसके ऊपर, हमने एक रिएक्शन के ऊपर, और एट द लास्ट हमारे पास के सी की वैल्यू निकलती है। तो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, इसको एज सच जो है वो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके एक प्रॉपर तरीके से आप इसको इसकी स्टेटमेंट लिख के एंड देन आप ये सारे चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप उनको देख के मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा लॉ समझ में आया होगा। अगर इसके मतलब आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।